हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो, अगर हम लोग बात करें क्लास 12 की तो चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सेक्शन ए जो हमारा है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन होगा, जो कि 1 से लेकर 15 तक का ये आपका क्वेश्चन होगा। चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट, और यहाँ पर डैश है। तो जो रेट ऑफ रिएक्टेंट होता है वो जो है कि किसके बराबर होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट वॉट। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर आप पहले खुद से मार्क करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम। देखो, जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, वो किसके बराबर होता है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, राइट, पर यूनिट टाइम। तो आप इस चीज़ को डिटेल में समझ सकते हो। देखो, रिएक्शन रेट क्वांटिफाइज हाउ फास्ट स्पीसीज आर कंज्यूम्ड आर प्रोड्यूस्ड। जो रिएक्शन रेट होता है ये क्या बताता है, ये क्या क्वांटिफाई करता है? ये बताता है कि कोई भी जो स्पीसीज है वो कितना जल्दी जो है कि कंज्यूम हुआ है या फिर वो प्रोड्यूस हुआ है, यही हमको रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। नाउ वी ट्रैक कंसंट्रेशन, जो कि कंसंट्रेशन को किस में हम लोग जो है कि ट्रैक करते हैं? मोल पर लीटर में, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो जो कंसंट्रेशन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होता है? तो रेस्पेक्ट टू टाइम टू मेजर स्पीड। तो एक्चुअली में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिएक्शन का रेट, यानी कि वो हमको ये बताएगा कि वो रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम बता सकते हैं। अगर कम समय में हो गया यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, और अगर ज़्यादा समय में हो रहा है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? स्लो है। नाउ सो दैट द यूनिट रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम, राइट। नाउ वी ऑफन एक्सप्रेस रेट एज मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये यूनिट है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनता है आपके लिए कि आपसे पूछ देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट क्या होता है? तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ रेट में समटाइम बी गिवन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑफ फॉर गैसेज, बट फंडामेंटली इट इज़ चेंज पर यूनिट टाइम। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से ये भी मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका जो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए डिक्रीजेज फ्रॉम 0.50 मोल टू 0.30 मोल इन 20 सेकेंड, द एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए इज, राइट। तो देखो, आप क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ सकते हो कि यदि अभिकारक ए की सांद्रता 0.50 मोल से 0.30 मोल तक 20 सेकंड में घटती है तो ए की औसत उपभोग दर या फिर रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप इसको खुद से सॉल्व करिए और करेक्ट आंसर मार्क करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो आई होप आपने इसका आंसर खुद से मार्क कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.01 मोल पर सेकेंड, राइट। चलो इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एवरेज रेट आपको निकालना है। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, राइट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितने का हो रहा है? तो 0.30 से 0.50 हो रहा है, राइट। आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा जो कंसंट्रेशन का चेंज है वो 0.50 मोल से 0.30 मोल, यानी कि चेंज कितने का होगा? तो आप फाइनल में से इनिशियल को घटा दोगे तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखो जरा इसको, तो 0.30 माइनस 0.50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 0.20 मोल। इतने का चेंज हो रहा है किसमें? कंसंट्रेशन में। अपॉन टाइम इंटरवल कितने का हो रहा है? तो टाइम इंटरवल हमको दे रहा है कितने का? 20 सेकेंड का। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज। अब यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया इसका कंसंट्रेशन का, वो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअली में जो है कि डिक्रीज हो रहा है हमारा जो लेवल रेट ऑफ कंसंट्रेशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज रेट, तो मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा एवरेज रेट का? तो वो आप निकाल सकते हो कि 0.20 अपॉन 20, यही हमारा 20 सेकेंड था। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.01 मोल पर सेकेंड। ये हमारा रेट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी इज बेस्ट ऑब्टेन्ड बाई। समय टी पर प्रतिक्रिया की तात्कालिक दर सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे प्राप्त की जाती है, राइट। तो आप पहले यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर खुद से मार्क करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, आपसे पूछ ये रहा है कि किसी भी टाइम टी पर जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कहाँ पर हमको प्राप्त होगा, कहाँ पर मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन टाइम कर्व एट टी,
राइट किसी भी टाइम टी पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आपको स्लोप किसके किसके स्लोप पे जाना पड़ेगा, कंसंट्रेशन और टाइम कर्व का जो स्लोप है वहाँ अगर आप जाते हैं किसी भी टाइम टी पर तो वहाँ आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चलेगा। अब इसके बारे में डिटेल ज़रा समझते हैं। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस रेट इज द रेट एट अ स्पेसिफिक मोमेंट एंड इक्वल्स द डेरिवेटिव डी जो कि कंसंट्रेशन डी ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, राइट। तो डी अपॉन क्या, डी टी, मतलब किसी भी खास टाइम पर उसका कंसंट्रेशन क्या है अगर आपको पता करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, ग्राफिकली इट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर, उस टाइम, स्पेसिफिक टाइम पर जिस पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, आपको जो है कि कौन से कर्व पे जाना पड़ेगा, तो कंसंट्रेशन और टाइम के कर्व पर, राइट। और जो कि स्लोप जो है कि जो जहाँ पर भी उसका स्लोप होगा। नाउ एवरेज रेट्स यूज इसकैन सेकंड्स बिटवीन टू टाइम्स एंड डोंट गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप इसको पढ़िए और खुद से आंसर मार्क करिए। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसका करेक्ट आंसर तो पहले ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, राइट। रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द कैटलिस्ट, वो इन तीनों बातों पर ही डिपेंडेंट होता है। अगर इन तीनों भी जो है कि कोफिशिएंट्स में कोई भी चेंज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझ लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इन्फ्लुएंस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर अफेक्ट्स काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन इफेक्टिवनेस via Arrhenius behavior, and catalyst provide alternate lower energy pathway increasing rate without being consumed। तो ये इन सारी बातों पर भी निर्भर करता है। नाउ सरफेस एरिया फॉर सॉलिड, प्रेशर फॉर गैस एंड सॉल्वेंट ऑल्सो कैन इन्फ्लुएंट रेट। तो आपने देखा कि इन सारी चीज़ें से रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि अफेक्ट होता है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस से डिपेंडेंट होता है या किस पे इफेक्ट करेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन का, तो वो तीनों ही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि इफ़ रेट ऑफ रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, डबलिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए विल। अगर रेट ऑफ, यदि किसी अभिक्रिया की ए के सापेक्ष क्रम शून्य मतलब कि जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर दुगना करने से क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेट रिमेंस अनचेंज्ड, मतलब कि दर अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर जीरो ऑर्डर का है, राइट, जीरो ऑर्डर का अगर रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम लोग जो है ए के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर देते हैं तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर वो सी ही होगा कि रेट जो होगा वो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को जरा आप समझिए यहाँ से। देखो इन जीरो ऑर्डर डिपेंडेंस ऑन ए, जीरो ऑर्डर में जो डिपेंडेंसी होती है ए पे वो क्या होता है, तो रेट इज इक्वल टू होता है के इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। नाउ चेंजिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए डज नॉट चेंज रेट, राइट। अगर आप वो ए के कंसंट्रेशन पे कोई भी उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, राइट। तो वही हमसे कह रहा है कि अगर आप कंसंट्रेशन ए का चेंज करते हो तो कोई भी रेट में चेंज नहीं आएगा। हाउएवर इंटीग्रेटेड बिहेवियर ओवर टाइम शोज लीनियर डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इफ द रिएक्शन कंज्यूम्स, राइट। तो ए की वैल्यू नेगेटिव तब होगी जब हम लोग ये देखेंगे कि ए कंज्यूम हो रहा है, राइट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स टिपिकली अराइज अंडर कंडीशंस लाइक सैचुरेशन ऑफ कैटलिस्ट सरफेस और कांस्टेंट फ्लक्स वेयर रेट लिमिटिंग स्टेप डज नॉट इन्वॉल्व रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो आई होप आपको ये सारी बातें काम की लगी हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, अगर कोई जो है कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो ए का कंसंट्रेशन डबल करने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन 2A प्रोडक्ट बन रहा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज आर द रेट ऑफ, राइट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज। तो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि देखो 2A कोई भी एक जो है कि रिएक्टेंट है जो कि किस में
कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ए का, मतलब ए डिसअपियर होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट अपीयर होगा। तो जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है ए का वो आर के बराबर है, राइट, आर के बराबर है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस का जो रेट होगा वो क्या होगा, ये हमको बताना है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2R। रेट ऑफ जो डिसअपियरेंस होता है वो डबल हो जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ से भी ये लाइन देख सकते हो, यहाँ पर लिखा स्टाइक्योमेट्री लिंक्स रेट्स ऑफ चेंज ऑफ स्पीसीज फॉर स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट 2 फॉर ए। Now rate of consumption of A is twice the rate of formation of product per mole of reaction। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा जो रेट ऑफ कंजम्पशन होगा वो फॉर्मेशन के क्या होगा, डबल होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिएक्शन ऑर्डर इज ट्रू। रिएक्शन ऑर्डर के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो पहले आप खुद से चारों ऑप्शन पढ़ो और आंसर मार्क करो। ओके, सो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर खुद से मार्क कर लिया होगा। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी। जो रेट ऑफ जो आपका रिएक्शन ऑर्डर होता है, ठीक है ना, रिएक्शन ऑर्डर होता है, उसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर है कि जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो उसके मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा, राइट। इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। यहाँ पर देखो देखो रिएक्शन ऑर्डर इज एन एम्पिरिकल पैरामीटर ऑब्टेन फ्रॉम रेट लॉ। इट कैन बी जीरो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका वो मतलब रिएक्शन ऑर्डर सॉरी, वो जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, या फिर कोई फ्रैक्शनल डिपेंड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स काइनेटिक्स। अलग अलग हो सकता है, मतलब कि रिएक्शन का ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, कोई इंटीजर भी हो सकता है, मतलब कि -1 -2, कोई इंटीजर भी हो सकता है, और जो है कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है अलग अलग तरीके से। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिफरिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन एलिमेंट्री स्टेप एंड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो अभी मैंने आपको जो -1 बताया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो इंटीजर होते हैं वो कभी भी रेट जो है कि क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं हो सकता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी रिफर्स टू, जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमको क्या बताती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर आप पहले खुद से मार्क करो। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग इन एन एलिमेंट्री स्टेप। जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हमको ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं एक एलिमेंट्री स्टेप के, मतलब कि एक एलिमेंट्री स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं और उसको जो है कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हमको यही बताती है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, कह रहा है कि विच प्लॉट इज लीनियर फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, सो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा प्लॉट, ठीक है ना, कौन सा विच प्लॉट इज लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि कौन सा जो प्लॉट है इसमें से वो एक लीनियर होगा, मतलब एक सीधी लाइन प्राप्त होगी किसी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस जो टाइम का क्या कहते हैं ग्राफ होगा, जो प्लॉट होगा वो एक लीनियर प्राप्त होगा अगर हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करें तो इस चीज़ को अच्छे से समझो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिफर बाय ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द इंटीग्रेटेड लॉ गिव्स log of concentration of A is equal to -kT plus log concentration of A naught, a linear relation between log concentration of A and time. तो first order reaction with slope minus K. Zero order gives linear concentration of A versus T. Second order often gives linear 1/A versus time. तो देखो यहाँ पर ना अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग जो है कि रेट लॉ के लिए अलग अलग जो है कि हमको ग्राफ बता रहा है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर आपसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछा है तो जीरो ऑर्डर के लिए भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप ये चीज़ से ध्यान रखो कि जीरो ऑर्डर गिव्स लीनियर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी, राइट। लीनियर कब देगा अगर वो जीरो ऑर्डर का है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ टी। सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको क्या लीनियर देगा तो 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी। तो याद रखना है ये चीज़ आपको कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
राइट। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फॉर सेकेंड ऑर्डर दिस इज द करेक्ट आंसर, एंड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये जो है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, और ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये चीज़ आपको जो है कि याद रखनी है। फर्स्ट ऑर्डर यहाँ पूछा गया है, बट हो सकता है एग्जाम में जीरो और सेकेंड भी पूछ दे, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। कह रहा है कि हाफ लाइफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। जो हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पर पहले 4 ऑप्शन है, तो आप खुद से आंसर मार्क करो। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट, रेट कांस्टेंट ओनली। हाफ लाइफ टाइम जो होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो केवल रेट कांस्टेंट पे ही डिपेंड करता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो आपको मैं यहाँ पे इस चीज़ को समझा देता हूँ कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू लॉग टूब अपॉन के, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द रेट कांस्टेंट के, राइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो केवल आप देखोगे तो के पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। के का मतलब रेट कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि रेट कांस्टेंट के एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ जो है कि के पे डिपेंड करता है। के हमारा क्या है? तो जो है कि रेट कांस्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। कह रहा है कि फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट, ये जो है कि 2A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है विथ रेट दिस रेट, हाउ डज डबलिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A अफेक्ट इनिशियल रेट। अगर हम लोग, जैसे ये रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें 2A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रेट उसका ये है, इतनी बात ठीक है। तो अगर हम लोग A के कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो उसका इनिशियल रेट पे क्या अफेक्ट होगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसका खुद से करेक्ट आंसर मार्क करिए। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौगुने का मतलब ये ऑप्शन नंबर सी, रेट क्वाड्र प्लेट्स, यानी कि दर चौगुनी हो जाएगी। अगर आप कंसंट्रेशन ए का 2 गुना कर देते हो तो जो इनिशियल रेट है उसका वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो अब मैं ये बात कैसे कह रहा हूँ? देखो, फॉर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, राइट। जो रेट होता है वो ए के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप कंसंट्रेशन की वैल्यू को डबल करते हो तो वो तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आपने, जैसे मान लो पहले ए का कंसंट्रेशन का वैल्यू लेट से 1 था और अब आपने ए के कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी कर दी? डबल कर दी, 2 कर दी, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा जो रेट होगा। तो ये कितने के इक्वल हो जाएगा? 4 के, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा। ओके, सो आई होप 11 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच ऑफ दीज एक्सप्रेसेस द जनरल रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन दिस, लाइक ये वाला रिएक्शन है ए, फिर कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमको जो है कि इसके लिए रेट का जो है कि एक फॉर्मूला लिख के बताना था। तो काफ़ी बेसिक से सवाल हो गया, पहले आप इसका खुद से आंसर मार्क करिए। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर m कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर n, जहाँ पर m और n क्या है? वेयर m एंड n आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, राइट। तो अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ, ए वाला ऑप्शन इसका क्यों नहीं है? चलो इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। देखो, द ऑब्जर्व रेट ला टिपिकली टेक्स रेट इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको रेट ला बताना है तो आप कैसे बताओगे? रेट इज इक्वल टू होता है के ए टू द पावर m बी टू द पावर n, जहाँ पर m और n क्या है? आर द रिएक्शन ऑर्डर, एम एन और एन रिएक्शन ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड आर नॉट नेसेसरली इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, राइट। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमारा ए और बी जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसके बराबर हो, ए एंड बी, अनलेस द रिएक्शन इज एलिमेंट्री। अगर रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस कंडीशन में हम ए और बी वहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं जहाँ पर हमने एम और एन कोफिशिएंट लिया है। बट तब जब हमारा रिएक्शन क्या हो? एलिमेंट्री हो। ऑप्शन ए वुड ओनली बी ट्रू फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। वही मैंने आपको बताया कि ऑप्शन ए तब करेक्ट होगा जब ये रिएक्शन हमारा एलिमेंट्री होगा, वेयर मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की क्या होती है? बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि इफ द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन इज रेट इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर। तो उस कंडीशन में ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? मतलब ए के ऊपर तो 0 है और बी के ऊपर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर हमारा क्या होगा ये हमको पता। तो देखो, ओवरऑल ऑर्डर के लिए ना दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर इसका कितना है? 0 और इसका 1 है, तो 0 प्लस 1 कर देंगे तो ये कितने के इक्वल हो गया? 1 के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1,
ओके सो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले आप खुद से इसका आंसर मार्क करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड, राइट। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है लीटर पर मोल पर सेकेंड, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो होता है वो होता है पर सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट ऑर्डर पूछा होता तो हम ऑप्शन नंबर ए मार्क करते हैं, अभी हमसे सेकेंड ऑर्डर पूछा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट बिकम्स कंसर्न पर कंसंट्रेशन पर टाइम, राइट। तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये केवल क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि फॉर रिएक्शन फॉलोज दिस रेट इट इज सेड टू बी। अगर कोई इस रेट का रिएक्शन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन कहेंगे। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो ए का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 और बी का कोफिशिएंट कितना है 0। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, बी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। और वैसे भी अगर हमसे ये पूछता है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो आप सिंपली दोनों को जोड़ दो, तो 1 इसका कोफिशिएंट है और 0 इसका, तो कितना आ गया 1, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसिडर किया जाएगा। ओके सो सेक्शन ए से यहाँ पर 15 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ से और हाफ लाइफ से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द इंटीग्रेटेड फॉर्म फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है वो क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर खुद। तो देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस के टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ से मैं एक दो बातें और आपको बता दूं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो इंटीग्रेटेड लॉ होता है वो इज लीनियर, वो लीनियर होता है डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम, और टाइम के मतलब कि डिक्रीज होता है उसका कंसंट्रेशन, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम। तो यानी कि जो ये इसका जो है कि क्या हो जाता है, प्लॉट हो जाता है ना। प्लॉट ऑफ ए वर्सेस टी इज स्ट्रेट लाइन स्लोप माइनस के, दिस इज टिपिकली वेयर रेट लॉ डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके सो अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट रिएक्शन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहले करेक्ट आंसर बताओ। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये जो होता है ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द हाफ लाइफ एक्सप्रेशन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिस विथ रेट दिस। हाफ लाइफ एक्सप्रेशन क्या होगा, इस जो है कि सेकेंड ऑर्डर एक रिएक्शन है और ये जो है कि रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप पहले खुद से आंसर मार्क करो, हाफ लाइफ आपने पढ़ा होगा, आई होप आपने इसका आंसर खुद से मार्क कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये कैसे होगा ये चीज़ ज़रा समझ लो। देखो फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रेट जो होता है वो इसके इक्वल होगा, राइट, और हमको दिया भी है 1 रिएक्टेंट इंटीग्रेटेड लॉ गिव्स, जो इंटीग्रेटेड लॉ होता है वो 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट प्लस के टी, और सेटिंग ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन 2। अगर हम इसको बराबर करते हैं, मतलब इसको रखते हैं इस वैल्यू को एंड सॉल्विंग, तो क्या मिलता है हमको, टी हाफ इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन के कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि दस हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन इनवर्सली, राइट, कि अगर ए नॉट कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है इस क्वेश्चन का, बट फिलहाल के लिए अगर आप ये समझते हो और डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन का आंसर मैं मार्क करूँ तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमको बताना है। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी हाफ इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, राइट। इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो यही फॉर्मूला होता है log 2 अपॉन के, विच इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन के। दिस मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ए नॉट, मतलब ये कि ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट है उसके इंडिपेंडेंट होता है, और वो आपको जो है कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। तो आप तो वैसे ही इसको मार्क कर सकते हो, और टी हाफ जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और रिएक्शन इज फाउंड टू फॉलो द इंटीग्रेटेड लॉ
तो क्वेश्चन नंबर 20 आपसे थोड़ा सा हट के सवाल है, ये समझना। और रिएक्शन इज फाउंड टू फॉलो द इंटीग्रेटेड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, द प्लॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव अ स्ट्रेट लाइन। इसमें से किसका एक प्लॉट अगर हम करते हैं तो वो हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो पहले तो आपको ये पता करना होगा कि ये जो रेट मतलब कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड फॉर्म में, ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, फर्स्ट सेकेंड या फिर जीरो ऑर्डर। अगर आप ये बता देते हो तो आप ये आसानी से बता सकते हो, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने इस चीज़ को तो पढ़ लिया है। तो एक इनफ हिंट मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे दिया। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ जो लिखा हुआ है ये, तो ये एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको स्ट्रेट लाइन कहाँ पर मिलता है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का जो टाइम ग्राफ होता है उसमें हमको जो प्लॉट मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेम बात मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। द गिवन फॉर्म इज एज अ लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम विद स्लोप। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ लेना, सेम बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ़ फॉर अ रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 200 सेकेंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0.05 मोल and the reaction is second order, what happens to T half if concentration of A naught becomes 0.10 mole, right? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100 सेकेंड, राइट। आप इस चीज़ को जरा समझो, ऊपर भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। देखो फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 1/k जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो टी हाफ वेरीज इनवर्सली विथ इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो देखो डबलिंग ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए हाफ टी हाफ। तो ऊपर भी हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर आप डबल कर देते हो तो उस कंडीशन में जो है कि टी हाफ जो होता है वो हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। तो इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा, दस इंक्रीज इन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करते हो तो ये रिड्यूस कर देगा किसको, हाफ लाइफ को, प्रोपोर्शनल फॉर अ सेकेंड ऑर्डर। तो वही चीज़ है, और किससे रिड्यूस करेगा, तो उसके एग्जैक्टली हाफ से रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर आप देख लो जरा इस चीज़ को, मैं जो बता रहा हूँ आपको कि अगर यहाँ पर जो है कि इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करके 0.05 से 0.010 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज कर जाएगी किससे, इसके हाफ से। तो 200 का जो हाफ होगा वो कितना हो जाएगा, 100 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन टाइम रिलेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन है जो हम लोगों को कंसंट्रेशन टाइम रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस चीज़ का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इफ़ द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप द रिएक्शन इज मोस्ट लाइकली। इफ़ द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ, अगर कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है नेगेटिव स्लोप के साथ, तो रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। ओके, सो इस तरीके का अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को शो करेगा, राइट। ध्यान रखना है हमको। देखो इसको मैं यहाँ पर डिटेल में भी समझा देता हूँ। देखो लीनियर अगर आपको मिल रहा है कंसंट्रेशन और टाइम का अगर ग्राफ, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जहाँ पर ए हमारा डिक्रीज करता है लीनियरली विथ टाइम, तो वहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू होती है वो माइनस के होती है। तो वही आपको ऊपर हमसे कह रहा है कि जो स्लोप है वो किस में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर प्रोड्यूस जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ होता है, एंड मतलब सेकेंड ऑर्डर के लिए ये होता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है स्ट्रेट लाइंस रेस्पेक्टिवली, नॉट ए वर्सेस। तो ये चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना है कि अगर सीधी सी बात है कि वहाँ पर जो है कि नेगेटिव स्लोप आ रहा है और कंसंट्रेशन टाइम का जो ग्राफ है वो आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, वो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास कह रहा है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्स टू रिड्यूस कंसंट्रेशन टू 1/4 ऑफ इनिशियल वैल्यू इज। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन, मतलब कि कितना टाइम लगेगा किसी का भी कंसंट्रेशन उसका पहले जो है उसका 1/4 करने में। जैसे मान लो किसी का कंसंट्रेशन 1 के इक्वल है, तो 1/4 करने में कितना टाइम हमको लग जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है एग्जैक्टली क्वेश्चन। ऊपर भी हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया है कि अगर आपको जो है कि 1/4 करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका डबल टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड आपको लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है और ये जो है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं वहाँ पर भी आपको जो है कि ज़रूर गाइड कर दूंगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज टू डिटरमाइन के फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट ऑर्डर डाटा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप पहले खुद से करेक्ट आंसर मार्क करिए। भाई तो यहाँ पर आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कॉम्पैक्ट फार्मूला है वो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका लिखा हुआ है, आप चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये देखो, ये हमारा जो है कि यहाँ पर होता है 25 क्वेश्चन, राइट। केमिकल काइनेटिक्स में हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं, राइट। तो मैं फर्स्ट पार्ट में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही रखता हूँ। आगे आने वाले और 3 पार्ट इसके आएंगे, जिसमें नेक्स्ट 25, 25 और 25 करके हम लोग 4 पार्ट लेके आने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था। आज हम लोग यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा और आप एक बार में पढ़ नहीं पाओगे, राइट। तो आप और भी क्वेश्चन को रिवाइज करके आओ और भी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आओ। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। आज की क्लास में बने रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट महसूस होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर अगर किसी का इनकरेक्ट आंसर मार्क हो गया है मेरे से तो आप उस चीज़ को भी वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।